चलो अपन हिस्ट्री में चल रहे हैं, पॉलिटी के साथ साथ 1909 के बाद क्या होता है। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स आ गए। 1909 के बाद एक हीरो की एंट्री होती है भारत में, जो कि मतलब ऐसे लोग कभी कभी सदियों में जन्म लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे। उन्होंने देखा कि यहाँ पर इंडिया की ऐसी ऐसी हालत है, यहाँ पर इनको कुछ करना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी इंडिया में आते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं? चीज़ों को समझते हैं। उन्होंने सबसे पहले इंडिया का पूरा टूर किया था। आपको याद हो, बीच में राहुल गांधी जी ने भी भारत जोड़ो यात्रा करी थी। वो इंस्पायर्ड कहाँ से थी? महात्मा गांधी जी से। पहले समझा कि यहाँ पर चल क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है। आप अगर एकदम रीजनल हिस्ट्रीज में पढ़ोगे ना, तो गांधी जी एक एक रीजन्स में जाकर समझते थे कि भाई प्रॉब्लम्स कहाँ पर है, किसानों की प्रॉब्लम क्या है, किसकी किस, ज़रूरी नहीं है ब्रिटिशर्स की ये प्रॉब्लम हो। सारी प्रॉब्लम समझ के भाई प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली, अपन लोग का रिवोल्ट क्यों फेल हुआ, ये रिफॉर्म्स जो आ रही है फेलियर क्यों साबित हो रहे हैं सारे के सारे, ये रिफॉर्म्स इंडिया पे बैकफायर क्यों कर रहे हैं। गांधी जी ने समझा, इन्होंने रोड मैप बनाया कि ये इंडियंस पे ऐसा रूल नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगी। चलो, तो उन्होंने कहा कि इसके स्टेप्स हैं। पहला, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि सबसे पहले जो प्रोविंसेस है ना, उनको पावर दो खुद को रूल करने की। देन उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रिंसली स्टेट्स को सुजरानिटी से हटाओ। सुजरानिटी से क्या मतलब होता है कि ब्रिटिश डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली उनके पास पावर होगी इंटरवीन करने के अफेयर्स में, जो कि ऑलरेडी वो एग्जीक्यूट कर रहे थे प्रिंसली स्टेट्स के साथ। वो अपीजेंट पॉलिसी में जो अपन ने पढ़ा था, मतलब वो अनेक्स तो नहीं कर रहे टेरिटरी को, टेरिटरी प्रिंसली स्टेट्स की है, लेकिन स्टिल दे हैव कंट्रोल ओवर द टेरिटरी। भाई कल को ये इनके स्पेयर में नहीं उंगली कर दे, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है? फेडरेशन। फेडरेशन मतलब देयर इज अ बैलेंस बिटवीन रीजनल पावर एंड सेंट्रल पावर, जो अभी भी इंडिया में वर्क करता है। लाइक देयर आर स्टेट्स में खुद की गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, देन एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो दिस इज लाइक फेडरेशन, वे रीजनल स्टेट्स को, रीजनल गवर्नमेंट्स को अपनी एक पावर है गवर्न करने की, रूल करने की, और मेन चीजें बाकी की सेंटर हैंडल करता है। देन उसके बाद आता है डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन मतलब किंग और क्वीन तो रहेगा, ब्रिटिश मोनार्क रहेगा, मे बी वाइसरॉय भी रहेगा, लेकिन जो बाकी का पूरा गवर्नमेंट है ना, वो इंडियंस खुद ही रूल करेंगे। लाइक दे विल बी हैविंग सेल्फ गवर्नमेंट हेड कौन रहेगा? हेड अभी भी वही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस रहेगी। ग्रेट डील ऑफ ऑटोनॉमी रहती है, जो कि कनाडा और उस टाइम पे इन जगह पे काम कर रही थी। देन उसके बाद लास्ट आता है पूरा का पूरा इंडिपेंडेंस। तो महात्मा गांधी जी ने रोड मैप बनाया। तो उन्होंने सोचा कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया को रूल कर रहे हैं, क्या वो मिलिट्री रूल है? तो उसका आंसर आता है नहीं। आपने अभी तक पूरी पॉलिटी पढ़ी, हिस्ट्री भी आप पढ़ोगे, आपको कहीं पे भी ये लगा कि ब्रिटिशर्स ने मिलिटरीली आकर इंडिया को एक्वायर करा, बॉर्डर सील करे, हरा? नहीं। धीरे धीरे इन्होंने अपना रूल क्या हो रहा है, रूल हो रहा है लीगली और पॉलिटिकली इंडिया को रूल कर रहे हैं। तो अगर आप सपोज एक चीज आप लीगल और पॉलिटिकली रूल कर रहे हो, लेकिन उसका आंसर आप अगर वायलेंस यानी कि मिलिट्री से दे रहे हो, जैसे 1857 के रिवॉल्ट में हुआ, तो वो वर्क करेगा क्या? तो वो गांधी जी का ऐसा मानना था कि वो कभी भी वर्क नहीं करेगा। इट्स लाइक यू आर डीलिंग अ डिफरेंट थिंग विद अ डिफरेंट वेपन, समझ रहे हो? तो फिर इसका गांधी जी ने समझा कि इसको अपन को लीगली और पॉलिटिकली ही हराना पड़ेगा, क्योंकि इसका आंसर जो है ना, ये वायलेंस नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप उन्होंने क्या करा कि सीधे उन्होंने कनेक्ट कि मासिस को कनेक्ट करना है, यानी कि मासिस मतलब जो मेजर पॉपुलेशन है ना, जो भारत है, उस भारत को कनेक्ट करना है। कभी आपने सोचा है अमेरिका की जब इंडिपेंडेंस हुई थी ना, तो हमेशा कहते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन क्यों लड़ाई से हुआ था? रशिया की हुई तो रशियन रेवोल्यूशन, स्पेनिश रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्यों? वहां पे रिवोल्ट हुए, रिवोल्ट से उनको आजादी मिली। लेकिन इंडिया का कभी आप इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे ना, तो कहते हैं फ्रीडम स्ट्रगल, कभी भी इंडियन रेवोल्यूशन नहीं कहते। क्यों? क्योंकि अपना मिलिट्री रेवोल्यूशन था ही नहीं। अपना जो पूरा स्ट्रगल था, दैट वाज टोटली पॉलिटिकल एंड लीगल स्ट्रगल। तो इसलिए आपने, चलो अब मासिस को कनेक्ट करना है, लेकिन गांधी जी को यह भी पता है कि मासिस को आज की तारीख में जाकर आप डायरेक्ट समझा दो तो नहीं समझ पाएंगे। कैसे? चलो, बचपन में आपने कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आपने करा है कि भाई एग्जाम जाने से पहले, भले साल भर आपने ऐसी तैसी कराई हो, पढ़ाई एक पैसे की नहीं करी हो, लेकिन एग्जाम जाने से पहले आपको लगता है 5 चम्मच दही चीनी के खाने, भाई खाने की नहीं खाने, चलो 5 चम्मच दही चीनी खाने। कभी आपने क्वेश्चन करा कि ये क्यों? कोई भी रिलीजन हो, कोई भी स्टेटस हो, कोई भी जगह हो, ये कॉमन चीज है। क्यों? अब आप उसके पीछे साइंटिफिकली समझोगे ना, तो दही में और चीनी में मिलाकर ऐसा कुछ रहता है कि ग्लूकोज होता है, देन लैक्टोज होता है, देन एक वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली वो उसका रिजल्ट क्या होता है? योर ब्रेन स्टार्ट्स फंक्शनिंग वेल इनफ,
एक कुछ चीजें होती है ना जो ट्रिगर करती है, तो दही और चीनी मिलकर ऐसा एसिड क्रिएट करते कि वो ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको एक चीज उस टाइम पे समझाने बैठ जाए कोई, जो कि लोगों को पता नहीं है, तो उसमें लेकिन लोग उसको कर रहे हैं। तो गांधी जी का मानना ये था कि अभी अब मार्क्सिस्ट इतना समझदार नहीं है कि इसको मैं इतनी बात समझाऊं कि भैया अपन को इंडिपेंडेंस चाहिए। आज को ब्रिटिश छोड़ के चलेगा 1909 में, तो रूल कौन करेगा? अगर ब्रिटिशर्स जाएंगे तो कोई और आ जाएगा रूल करने के लिए। जब तक मार्क्सिस्ट खुद समझदार नहीं होंगे कि इनको एक्चुअली करना क्या है, तब तक इनको पता ही नहीं कि क्या करना है। तो उसके लिए लीडर्स आए हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पास में भी ये लीडर्स क्या कर रहे हैं, ये लोग डी कोड कर रहे हैं। अगर उस टाइम पे आप ऐसा कर दो कि 1915 में हमको आज़ादी चाहिए भैया, तो आज़ादी में आप करोगे क्या? आपको खुद को भी तो समझना पड़ेगा। तो उस चीज़ के केस में ही इन्होंने समझा। यही सेम चीज़ है कि मार्क्सिस्ट को समझ में भी तो आए कि भैया चल रहा क्या है। तो हम लोग कहाँ थे? गांधी जी ने डिकोड किया, हम लोग कॉलोनी थे, कॉलोनाइज्ड थे अपन लोग अपने ही घर में किसी और के अंदर में रूल थे। ठीक है, देन अपना जो अभी करंट स्टेटस, अभी अपन किस स्टेज पे है? अपन डोमिनेंट स्टेटस है कि अपन डोमिनेंट स्टेटस डिमांड कर रहे हैं। आप हिस्ट्री में जाओगे तो आप ये नहीं देखो कि 1915 में या 1920 में अपन लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड कर रहे हैं। 1928 तक भी, मतलब 1930 और 1929 में जाकर ऐसा कहा हुआ था कि अपन लोग सेल्फ गवर्नमेंट से थोड़ा सा कंप्लीट इंडिपेंडेंस पे आए थे। 1940s में जाकर क्विट इंडिया मूवमेंट आया था। उससे पहले तो अपन डोमिनेंट स्टेटस डिमांड कर रहे थे। देन नेक्स्ट स्टेप वुड बी सोवरेन, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर ये जो पूरा रोड मैप था, ये पूरी जो डिकोडिंग करी थी ना, वो महात्मा गांधी जी ने करी थी। उन्होंने समझा कि प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है, अपन लोग किस चीज को कैसे डील कर रहे हैं। नहीं, चलो इस ड्यूरेशन के बाद अब मेरे को बताना था कि महात्मा गांधी जी की एंट्री हो चुकी है। उनकी एंट्री होने के बाद जो नेक्स्ट एक्ट आता है, दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको क्या कहते हैं? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस लाया था। कुछ कुछ चेंजेस आज भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ चेंजेस आज के कॉन्स्टिट्यूशन में भी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब आप ऐसा ना आइज क्लोज करो, आप समझो कि क्या चल रहा है। 1947 में भारत को आजादी मिलने चाहिए, यानी कि लगभग 27-28 साल बाद 1919 में एक्ट आ रहा है। तो जरूर कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेसिव एक्ट आएगा, जरूर उनकी तरफ से कुछ ऐसे मेथड्स आएंगे जो कि वो काउंटर करना चाहेंगे कांग्रेस को, गांधी जी को। जब इतना समझदार आदमी बीच में आकर एक बैठ गया तो उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए। वो डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, बिकॉज अगेन दे आर नॉट रूलिंग मिलिटरीली, दे आर रूलिंग पॉलिटिकली एंड लीगली। तो वो पॉलिटिकली और लीगल मीन्स के थ्रू ही कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। कांग्रेस एक ग्रोइंग स्टेज पे है, बढ़ती जा रही है, एक्सपेंशन होते जा रहा है, इंडियन रेलवेज के थ्रू कनेक्शन होते जा रहा है, पढ़ाई लिखाई हो चुकी है, लोग समझ पा रहे हैं क्या चल रहा है। तो फिर 1919 में चलो क्या आता है, सबसे पहले एक चीज आती है बाई कैमरल लेजिस्लेचर सेंटर में। बाई कैमरल लेजिस्लेचर सेंटर पे मतलब ये होता क्या है, जो आज भी है लोकसभा राज्यसभा। अंग्रेज थे, लोकसभा राज्यसभा तो बोलेंगे नहीं, तो वो क्या कहते थे, लोअर हाउस अपर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अपर हाउस। यानी कि ये जो एक आपका आज भी तारीख में आपका लोकसभा रहता है, एक आपका राज्यसभा रहता है, ये दो हाउसेस है ना, तो दिस इज बाई कैमरल लेजिस्लेशन। दोनों है लेजिस्लेशन ही, पता है लोकसभा की पावर ज्यादा है लेकिन दोनों है लेजिस्लेचर। तो ये जो बाई कैमरल है ना, ये दोनों का क्या है, एक लोअर हाउस एंड एक अपर हाउस। ठीक है, इस और दूसरा क्या करते हैं, एक तो ये आपका बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर, दूसरा क्या करते हैं, दे ये फ्रेंचाइज को एक्सपैंड करते हैं। फ्रेंचाइज मतलब द पीपल हु हैव पावर टू वोट, यानी कि इन आप इंक्लूड करो मोर इंडियंस को हु आर एलिजिबल टू वोट। बट स्टिल एक्सपेंशन तो है, बट स्टिल इतना एक्सपेंशन नहीं होता है। कैसे बताऊंगा अभी आगे। एक और चीज कहलाते हैं डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल। याद रखना, बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंट्रल लेवल, डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल। डायरकी मतलब देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट एट प्रोविंशियल लेवल, यानी कि प्रोविंसेस को थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी और दी। दो टाइप के सब्जेक्ट्स क्रिएट करें, एक रिजर्व सब्जेक्ट्स, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, यानी कि कुछ ना कुछ इंडियन मिनिस्टर्स के कंट्रोल में आने लगा। ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट्स कौन से थे, जो कि रिजर्व फॉर गवर्नर थे, यानी कि बेसिकली ब्रिटिशर्स और गवर्नर के हाथ में थे। और ट्रांसफर मतलब जो कि दे वर ट्रांसफर टू द कंट्रोल ऑफ इंडियन मिनिस्टर, यानी कि प्रोविंसेस अपने एंड पे कर सकता है। तो आप खुद समझो कि जो मेजर चीजें, सपोज डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, फाइनेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ये सब क्या है, ये सारे रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं जो कि ब्रिटिशर्स के हाथ में ही है, गवर्नर जनरल के हाथ में ही है। यानी कि एग्जीक्यूटिव अभी भी सुप्रीम है, लेजिस्लेशन के हाथ में जो बाकी की लोकल चीजें हुए हैं। ये कहीं ना कहीं रोड मैप था जो आज की तारीख में अपना शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 विच इज स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड आपका यूनियन लिस्ट। अपन आगे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या होता है, प्रोविंशियल लेवल पे इनको थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी आती है। चलो, अब मैंने बोला था इन्होंने फ्रेंचाइज दी अपन को, इंक्रीज करी, लेकिन बहुत तेज थे गोरे।
इन्होंने क्या करा, फ्रेंचाइज तो एक्सपैंड करी, लेकिन इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दी, किससे, प्रॉपर्टी से, इनकम से, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से। ऑब्वियसली भारत एक उस टाइम पे इन्होंने इतना नोच लिया था कि गरीब हो गया था। प्रॉपर्टी वाले लोग, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले लोग, इनकम वाले लोग कहाँ से लाएंगे? तो इन्होंने एक्सपेंशन तो करा, इंक्लूजन डाला तो सही, लेकिन फिर भी कितना रहा, मात्र 2% इंडियंस के पास राइट था वोट करने का। और वुमेन के केस में तो और रिस्ट्रिक्शन थे। टोटल वुमेन में से सिर्फ 1% वुमेन थी जो वोट कर सकती थी। तो आप समझो कि सिर्फ 2% डिसाइड कर रही इतनी बड़ी जनता का। तो मतलब, और ये भी सिर्फ एक लेजिस्लेटिव असेंबली में था। काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नर जनरल, यानी कि जो अपना बाइकैमरल था ना, आपका लोअर हाउस अपर हाउस, उसमें से लेजिस्लेटिव असेंबली जो है लोअर हाउस, उसमें था जो काउंसिल ऑफ स्टेट से अपर हाउस, उसमें अभी भी अपॉइंटमेंट चलता था, जिसमें से मेजॉरिटी जो अपॉइंटमेंट होता था वो होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। तो बेसिकली ये एक यूजलेस पावर थी। यूजलेस क्यों? लेजिस्लेचर क्वेश्चन आस्क करता था, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क कर सकता था, लेकिन 25% ऑफ बजट वाज वोटेबल, बाकी का 75% ऑफ बजट तो वाजंट इवन वोटेबल। पहली बात तो सिर्फ 2% को राइट, उसमें से भी उनको राइट सिर्फ 25% बजट को वोट करने का। तो एक्चुअली देखा जाए तो इतना कुछ कंट्रोल था ही नहीं। ये तो मतलब इससे कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा ना यार। तो अभी भी जो मेजर कंट्रोल है, अपन ने हर एक्ट के एंड में देखा कि जो मेजर कंट्रोल है ना, वो गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल छोड़ ही नहीं रहा है। और इस चीज को समझ में नहीं पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अभी भी एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी चल रही है। लेकिन 1990 में बहुत समझदारी आ चुकी थी। एनी बेसेंट नाम की अपने एक फ्रीडम फाइटर थे, और महात्मा गांधी जी इन्वॉल्व हो गए थे। तो इन सब का डिससेटिस्फैक्शन आया। डिससेटिस्फैक्शन आने के बाद ऐसा हुआ कि बहुत हंगामा हुआ। इन्होंने कंप्लीट रिजेक्शन करा इस एक्ट को। दिस एक्ट प्रूव टू बी अ फेलियर। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने लेकिन 1919 में एक और चीज करी, जो अपीसमेंट पॉलिसी थी ना प्रिंसली स्टेट्स की, वो कंटिन्यू करी। इन्होंने नरेंद्र मंडल बनाया, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। बेसिकली उनकी वही बड़ी बड़ी बातें, और वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए और उनको मनाने के लिए उनको बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स को यूज करना था कि आगे जाकर कोई अगर रिवोल्ट आता है ना, तो प्रिंसली स्टेट्स के थ्रू सेपरेटी मेंटेन करके रखेंगे। ये ना काउंटर करेंगे डिमांड्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को, कैसे, प्रिंसली स्टेट्स को अपीस करके। क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स को वो मिल रहा था जो उनको चाहिए था ऐश और आराम। राजाओं को क्या चाहिए, राजा तो खुद जाकर काम करने जा नहीं रहा। प्रजा की उस टाइम पे किसी को पड़ा नहीं थी उस टाइम तक। तो इनको कांग्रेस को काउंटर करने के लिए और ब्रिटिश को स्टेबिलिटी बनाने के लिए अपीसमेंट करनी थी किसकी, प्रिंसली स्टेट्स की। आईएनसी ने ऑब्वियसली इस पूरे जो आपका एक्ट था इसको रिजेक्ट किया, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि 1919 का एक्ट है, 1920 यानी कि 10 साल के अंदर हम इसका देखेंगे कि 1919 वाले एक्ट की चीजें कैसे परफॉर्म कर रही है और आगे क्या होता है। लेकिन अब आप समझो इस टाइम पे और कौन कौन आ चुका है। भगत सिंह जी की एंट्री हो चुकी है। आप इस बात को ऐसे सिर्फ सुनो मत, आप ऐसे आइज क्लोज करके खुद को वहां पे लेकर जाओ कि आप एक्चुअली फ्रीडम उसके बीच में चल रहे हो। 1919 का टाइम चल रहा है। 1919 में महात्मा गांधी जी आ चुके हैं, एनी बेसेंट आ चुके हैं। ये एक्ट के अगेंस्ट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का लॉन्च होने वाला है। भगत सिंह जी आने वाले हैं। मतलब सब चीजों का कुछ ना कुछ चल रहा है। और इसके बीच में क्या हो रहा है, इन्होंने बोला कि 10 साल के बाद रिव्यू करेंगे। ये 10-10 साल कुछ भी नहीं करते। ये लोग एक्सटेंशन करते हैं एम्पायर को। ये एक्सटेंशन करते हैं कि हाँ ठीक है अभी बात उठी हुई है, बाद में दब जाएगी आज को ये। लेकिन ऑब्वियसली किस्मत को मंजूर नहीं था। इतना हंगामा था कि इनका है ना 10 साल की जगह 1927 में साइमन आया। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। अगर भगत सिंह दिखी है तो आपके दिमाग में साइमन गो बैक के नारे बजने चाहिए। साइमन कमीशन आया। ये आया कहां से था, अब आप रिलेट कर पाओगे कि 1919 का जो एक्ट था ना, इसने बोला था कि 10 साल के अंदर रिव्यू होएगा। लेकिन इतनी बात बिगड़ने लग गई थी कि 1927 में इनको साइमन कमीशन देखने पड़ा। लेकिन साइमन कमीशन को बॉयकॉट क्यों किया था, क्योंकि उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो इनका क्वेश्चन था इंडियंस का, कांग्रेस का और सबका, कि भाई जब इंडियंस को रूल करना है तो इंडियंस को तो इन्वॉल्व करो। साइमन कमीशन इंडियन है ही नहीं तो वो कैसे बताएगा इंडिया के बारे में क्या है। तो वापस सब सुनते सुनते आप इमेजिन करो कि भाई पूरा डिस्कशन क्या चल रहा है। लाला लाजपत राय जी का वहां पर रिवोल्ट हो रहा है, वहां पर लाठीचार्ज हो रहा है, लाठीचार्ज में उनकी डेथ हो रही है। मतलब बहुत कुछ चल रहा है इंडिया में। आप समझो 1927 में साइमन कमीशन आया, मात्र 20 साल बाद इंडिया आजाद होने वाला है और अभी तक ये लोग तो सुन ही नहीं रहे। तो ऑब्वियसली बहुत कुछ चल रहा होगा। तो फिर इसके बाद क्या होता है, भगत सिंह आपने देखी हो तो आपके दिमाग में एकदम ये पूरी पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए। आईएनसी ने रिजेक्ट करा, उसके बाद इन्होंने ये बहाना, बेसिकली इनका आइडिया क्या था कि ये सब सिर्फ डिले कर रहे हैं। चलो ये मतलब पूरा जो एक्ट है साइमन कमीशन का फेलियर हो रहा है, अपन हिस्ट्री में जाकर पढ़ते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्या होता है, 1927 में साइमन कमीशन भी एक तरीके से फेलियर ही साबित होता है। बिकॉज पॉलिटिकल और लीगल रूल है, तो ये जब तक अपन एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, उधर से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, फिर आपका डांडी मार्च चलेगा, सब चीजें चल रही है साथ ही साथ में। चलो अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर जब इंडिया का आज़ादी हुई थी तो ऐसा तो नहीं था कि आज आज़ादी मिल गई तो आज ही अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, आज ही अपने पास इलेक्टेड गवर्नमेंट है। उस ड्यूरेशन में भी 1935 एक्ट के थ्रू रूल हुई थी इंडिया। रूल मतलब बेसिकली 1935 के एक्ट फॉलो किया था। चलो इसमें क्या क्या मेन चीज़ें थी। सबसे पहले एक चीज़ थी फर्स्ट टाइम फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स के साथ फेडरल गवर्नमेंट थी, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, फेडरल गवर्नमेंट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन किसके पास रहेगा, फेडरल गवर्नमेंट के पास रहेगा, और बाकी का प्रोविंशियल के पास रहेगा। इसमें 3 लिस्ट आउटस्पोकनली आई, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अभी आज भी अपना शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यही है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। रेसिड्यूरी पावर्स उस टाइम पे किसके पास गई थी, इसमें वाइसरॉय के पास। आज की तारीख में रेसिड्यूरी पावर्स किसके पास है, सेंटर के पास। ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस थिंग, डायर की जो कि प्रोविंसेस में आपका 1919 एक्ट में लेकर आए थे वो अबॉलिश कर दी है। ठीक है, लेकिन वही सेम डायर की सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया है, यानी कि प्रोविंसेस टू वर्क एज ऑटोनॉमस यूनिट्स नाउ, यानी कि प्रोविंसेस को एक कंप्लीट ऑटोनॉमी जैसा थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया, क्योंकि डायर की वहां से हटा के इन्होंने कर दी। डायर की यानी कि भाई प्रोविंसेस में कुछ सब्जेक्ट रिजर्व होंगे, कुछ नहीं होंगे। अभी क्या करा, ये सारी चीजें प्रोविंसेस के केस में प्रोविंसेस के सर पे है, बाकी डायर की इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी सेंटर में। ठीक है, लेकिन अभी भी इन्होंने बोला कि अभी आप डोमिनियन स्टेटस के लायक नहीं। 1935 में बोल रहे डोमिनियन स्टेटस नहीं देंगे, 1947 में भारत आजाद होने वाला है भैया 12 साल के अंदर। आप समझो 1935 में तो डोमिनियन स्टेटस भी नहीं मान रहे, यानी कि अभी तो वो अपन ने स्टेप्स पढ़े थे ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो प्रीवियस स्टेप था वो दैट वाज डोमिनियन स्टेटस, अभी डोमिनियन स्टेटस मना कर दिया 1935 में। चलो कुछ ना कुछ होगा आगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1935 अनसक्सेसफुल होता है। क्यों, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स कंप्लीटली डिनाई कर देते हैं, उनको लगता है उनकी पावर्स और इस पे क्वेश्चन उठ रहा है। तो क्या क्या चल रहा है साथ में, इन्होंने और क्या करा, काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि 1858 एक्ट में बनाई थी वो अबॉलिश होती है 1935 से। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्जिस्टेंस आती है 1935 एक्ट से। ठीक है, फ्रेंचाइजी जो फ्रेंचाइजी थी वोट करने वाले वो 3% से बढ़ाकर 14% कर दी जाती है। अपने माई बाप, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी चीज़ें आती हैं, एग्जिस्टेंट बॉडीज आती हैं। फेडरल गवर्नमेंट होती है, फेडरल कोर्ट, जो फेडरल कोर्ट है वही आज के तारीख में अपना सुप्रीम कोर्ट है। पावर्स डिफरेंट है थोड़ी, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस वहाँ से होता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स होता है, सिंध को बॉम्बे से कार्व आउट करते हैं, बिहार उड़ीसा को स्प्लिट करते हैं, और म्यांमार के केस में भी एक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का होता है। चलो अब अपन लेके जाते हैं खुद को 1858 से 1935 तक क्या क्या हो रहा है अपन वो समझते हैं। ठीक है, अब 1935 के बाद ऐसा क्या होता है कि सर 12 साल के अंदर अपनी मतलब 1935 तक तो डोमिनेंट स्टेटस भी नहीं दे रहे, और 12 साल के अंदर ये लोग इंडिपेंडेंस दे देंगे कैसे। 1935 के बाद एक और अपने लिए हीरो का जन्म होता है, वो होता है हिटलर। हीरो नहीं है वो नहीं बोल रहा, बट हिटलर की वजह से हुई वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से आया दबाव ब्रिटिशर्स पे दबाया। ब्रिटिशर्स पे दबाव आते ही क्या हुआ, उनको जरूरत पड़ी कोऑपरेशन फ्रॉम इंडियंस से। अब बहुत इंडियंस में स्प्लिट चल रहा है, कोई कह रहा है ब्रिटिशर्स का साथ दो, कोई अभी भी कह रहा है कि नहीं एथिकली ब्रिटिशर्स का साथ दो। अपन लोग कंडीशन रख रहे हैं कि साथ तेरा एक ही शर्त पे देंगे, कैसे, आप अगर हमको इंडिपेंडेंस दोगे, प्रॉमिस करोगे कि आप इसके बाद इंडिपेंडेंस हो गए तब तो हम साथ देंगे। ऐसे कर करके बातें चल रही है। तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है, नीड ऑफ इंडियंस है, ब्रिटिश बिना इंडियंस के नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब अपने इस बीच में एक और हीरो की एंट्री होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भाई साहब क्या 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 आदमी, मतलब एक अकेला आदमी, मतलब आप उनकी मूवी देखना, मतलब उन्होंने ऐसा बेवकूफ बनाया ब्रिटिशर्स को। वो बंदा जापान में जाकर प्रिजनर्स ऑफ वॉर से डीलिंग करके, मतलब आप आज की तारीख में कुछ भी सीख सकते हो यार उनसे। वहां पर इंडियन आर्मी क्रिएट कर दी उन्होंने। ऐसा किसी किसी बुक्स में कहा जाता है कि वो हिटलर से पर्सनली मिलकर आए हैं इस रिस्पेक्ट में कि इंडिया का वो साथ दे। मतलब उस बंदे ने क्या क्या करा था यार, मतलब उस टाइम पे जाकर उन्होंने उधर, और उनकी जब डेथ हुई थी वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल हुई थी, आज तक नहीं क्लियर है कैसे है। ताशकंद फाइल्स थी आपकी जब 1965 वॉर के टाइम पे डेथ हुई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की, देन ऐसे ही एक आपकी कंट्रोवर्शियल डेथ हुई थी 1945 के समथिंग में आपकी सुभाष चंद्र बोस जी की। ठीक है, चलो वापस से 1940 में क्या हुआ, एक और काउंटर मूव हो गया। कैसे, मुस्लिम लीग ने डिमांड कर दिया कि हमको तो सेपरेट स्टेट चाहिए। यहाँ से चालू हुई बातें सेपरेट स्टेट की। अभी तक कहीं से भी कहीं तक पाकिस्तान का नाम एग्जिस्टेंस में नहीं था। लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ। क्या होता है,
ओपन हिस्ट्री पढ़ते हैं। बेसिकली मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि 1935 के बाद ये चीज़ें चल रही हैं। वर्ल्ड वॉर 2 हो रही है, इंडियंस की ज़रूरत उनको फील हो रही है। 1940 में इसी बीच में डंके की चोट पे जाकर कौन कह रहा है कि हमको तो सेपरेट स्टेट चाहिए। उसके बाद क्या होता है, क्रिप्स मिशन आता है, अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं। लेकिन क्रिप्स मिशन जो होता है उसके बाद क्या होता है, क्रिप्स मिशन में आपका जो भी चीज़ें कंडीशंस आगे पुट फॉलो करते हैं वो फाइनली आके जाके फेलियर होती है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। इस बीच में चर्चिल मीन्स जो चर्चिल ब्रिटिश के पीएम होते हैं, सरप्राइजिंगली इलेक्शंस हार जाते हैं। चर्चिल इंडिया का दुश्मन माना गया, भाई उनको पसंद ही नहीं थे। ऐसे होता है ना कि किसी किसी को ऐसा रहता है कि भाई ये तो क्लास की पसंद नहीं है, उस तरीके का इंसान थे इंडियंस के लिए। तो चर्चिल इलेक्शंस लॉस कर देता है, इंडिया के लिए एक और अपॉर्चुनिटी अराइज होती है। पावर चेंज होती है, उधर इटली आता है, हिस्टोरिक अनाउंसमेंट होती है कि भैया अपन इंडिया को सेल्फ डिटर्मिनेशन की देंगे और एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए उनको अलाउ करेंगे। मतलब बेसिकली ये इलेक्शंस के बाद आपका पहले वर्ल्ड वॉर 2, देन उसके बाद ये लाहौर रेजोल्यूशन, इस बीच में चर्चिल ने इलेक्शन हारते हैं। फिर उसका जो नया पीएम आते हैं वो बोलते हैं कि इंडियंस को सेल्फ गवर्नमेंट की, सेल्फ रूल की अब धीरे धीरे बातें होने लगी है, सेल्फ डिटर्मिनेशन की और मेजरली एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। बीच बीच में सेकंड 1-2 कैबिनेट मिशन और आता है, उसका भी रिजेक्शन होता है। अब सारी चीज़ें अब आएंगी और रिजेक्ट होंगी। उसका रीज़न क्या होगा, उसका एक ही रीज़न होगा, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। तो कोई भी चीज़ आती है क्योंकि चल रहा साथ में, लेकिन सब कुछ होता है। अब ब्रिटिशर्स को फील होने लग जाता है कि भैया अब उनके बस की सिचुएशन नहीं रही है। अब क्योंकि 1940s की बात आ रही है, यहाँ से रिवोल्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग लड़ाई कर रही है, वायलेंस हो रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं और ब्रिटिशर्स अपना हाथ छुड़ा के यहाँ से भागना चाहता है। वो यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर ऑफ पावर करने तक का भी वेट नहीं करना चाहता। ये 1946 में जाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 सीट जीतती है, मुस्लिम लीग 73 जीतती, अदर्स 15 सीट जीतते हैं। मुस्लिम लीग कंप्लीटली बॉयकॉट करती है, स्टिल बिना किसी ऑप्शन के, क्योंकि कंटिन्यूस केओस चल रहे हैं पूरे देश में। ये लोग कंटिन्यू करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से इन एब्सेंस ऑफ मुस्लिम लीग। उसके बाद आता है 1947। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है। तो आपको पता है 1947 या इसके बीच में ही ऐसी बात हुई थी कि नेक्स्ट यानी कि 1948 तक इंडिया को आज़ादी देंगे। यानी कि ये जब तक ये पूरा मुस्लिम लीग का और ये सारे चल रहे, लेकिन ब्रिटिशर्स इतने स्मार्ट थे और इतना हाथ छुड़ा के भागना चाहते थे कि वो इस पूरा जो केओस हो रहा है ना, इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, वर्ल्ड में अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहते थे। इसलिए पूरे केओस में 3 जून को प्लान रिलीज करा, माउंटबेटन प्लान, और आप समझो अगस्त में तो आज़ादी दे दी। तो आज़ादी तो मिली अपन को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपन उस टाइम पे उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। और पूरा कि उस इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन की लड़ाई चल रही है। आप अगर पार्टीशन की बुक्स के बारे में पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा कि भाई इससे बड़े तो साल भर बाद आज़ादी देते थे यार। लेकिन बैलेंस ट्रांसफर ऑफ पावर तो करते हैं। उन्होंने एक बिल्कुल खिचड़ी बना के पूरे देश को पूरा मतलब हैंडीकैप करके छोड़ दिया। मतलब आप 100 साल से किसी को रूल कर रहे हो, आपकी इतनी कर्सी तो बनती है कि आप धीरे 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 करके जाओगे। आप खुद समझो 1935 एक्ट में मना करा है नो डोमिनियन स्टेटस, लेकिन जब खुद के सर पे पड़ी और चीज़ों के कंट्रोल से बाहर होने लगी तो फिर उन्होंने हाथ उड़ा के भागना चाहा 1940। लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं था। 3 जून में जाकर 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेटस की बात हुई, इंडिया पाकिस्तान। इंडियंस को, कांग्रेस को वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ा बिकॉज मुस्लिम लॉज डूइंग कंटिन्यूअस वायलेंस एंड ब्रिटिशर्स वर नॉट इन अ मूड टू कंटिन्यू दिस। रैडक्लिफ लाइन जो डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री हुई थी ना, उसमें ऐसा कहते हैं कि उसमें जो ऑफिसर्स थे ना, उसमें से एक ऑफिसर या दोनों ऑफिसर, एक तो मेरे को याद है, वो कभी इंडिया विजिट नहीं करता। सोचो आप, भारत को बीच में से काटा जा रहा है। काट कौन रहा है? जो आज तक भारत में आया ही नहीं। लोगों के घरों के बीच में से जा रही है बाउंड्री। इतनी स्टूपिड वे में वो पार्टीशन हुआ है। क्यों? क्योंकि केओस हो रहे हैं, उनको तो और करने। वो चाहते कि इसको ऐसे हैंडीकैप करो इस देश को, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये देश एक रह गया तो ये आज को दुनिया पे राज कर जाएगा। उनको ये इतना पता था कि अगर 1947 में इंडिया पाकिस्तान एक रहा, अगर आज आप खुद सोचो, अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लड़ाई नहीं हो रही तो अपने कितने रिसोर्सेज जो कि मिलिट्री में, फॉरेन में कितने रिसोर्सेज लगते हैं जो कि इंडिया के डेवलपमेंट में, पाकिस्तान के डेवलपमेंट में लग रहे होते। उनको पता था इसकी इकोनॉमी की बैकबोन को तोड़ के जाओ। ऐसी तोड़ोगे 100 साल बाद भी ऐसी करते रहे। आज की तारीख में भी इंडियंस और पाकिस्तान के बीच में नहीं है अलाइनमेंट। अपना कितना बड़ा बजट का हिस्सा
सिर्फ अपना डिफेंस में जाता है, और डिफेंस का मेन कारण पाकिस्तान। अगर उस टाइम पे पार्टीशन नहीं होता और आप समझो ये दोनों देश एक होते, तो इस दुनिया में वेस्टर्न कल्चर जो अपना चल रहा है, यहां पर इंडियन कल्चर एग्जिस्ट कर रहा होता, अपन लोग काउंटर कर रहे होते। उस पावर को तोड़ने के लिए पार्टीशन ऑफ इंडिया करके गए, और करके इस तरीके से गए कि बस चले गए, पीछे संभालते रहो जो होना है। फिर भी अपनी किस्मत अच्छी थी कि अपने देश में जन्मे थे कौन? महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी। ऐसे महान हस्तियां अपने यहां पर थे। उस टाइम पे नाम लो, जितने नाम ले लो आप जितने फ्रीडम फाइटर्स के नाम ले लो, बहुत आप बुक उठाओगे इतने मिलेंगे। एक एक बंदा इतनी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लेकिन उन सारे लोगों के अपन को रोज हाथ जोड़ने चाहिए, आज उनकी वजह से अपन ये जिंदगी जी रहे हैं। आज की तारीख में पाकिस्तान को उठा के देख लो। ऐसा कहते हैं कि अगर आपको भारत को 50 साल पहले का देखना है तो आप पाकिस्तान की कुछ जगह जाकर देख लो, क्योंकि भारत में इतने ये पर्सनालिटीज, ये मतलब ऊपर वाले की देन है भाई। हो सकता है कि ये कल्चर हो, कुछ भी कर लो आप, किसी भी तरीके से समझ लो, लेकिन है। चलो लेट्स आगे बढ़ते हैं। अपन अब आगे बढ़ते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 फाइनली, इसने क्या बोला कि ब्रिटिश रूल 15 अगस्त 1947 को एंड होगा। इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियन बनेंगे। अब वॉइस रॉय, गवर्नर जनरल जैसी कोई बात नहीं होगी। लॉर्ड माउंटबेटन रहेंगे जब तक डोमिनियन सिस्टम आप उनको अलाउ करते हो, तब तक जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन और ये फाइनल नहीं होता। लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी, उनका दबदबा पूरा खत्म। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा चलेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला जो है वो, जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरा नहीं बनाते तब तक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। स्टिल आप एक बार सोचो कि क्या चल रहा है, आप उस चीज़ों को जियो। फ्रीडम एट मिडनाइट, ऐसी क्या चीज़ थी कि फ्रीडम एट, आप वो स्पीच सुनना नेहरू जी की, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ने पे क्या हो रहा है, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू, इन सबका इतना बड़ा रोल रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस पर और इंडिया को आज समय कि उनकी करी हुई चीज़ें आज भी यहाँ पर अपने लिए वर्क करती है। 1935 का एक्ट आज भी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। 1940 की डिमांड ऑफ पाकिस्तान आज भी अपन झेलने को मिल रही है। 1935 में प्रिंसिपल स्टेट्स ने रिजेक्ट किया था, 1940 में मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया, 1942 में मुस्लिम रिजेक्शन किया, 1946 में मुस्लिम लीग ने रिजेक्शन किया। ये सब चीज़ें पावर के लिए कितना कुछ कर रहे, कितने लोग मर गए। चलो, लेकिन अब जाकर ये ऐसा हुआ कि 1947 एक्ट आया, ब्रिटिश को पैरामाउंसी खत्म करी, और फाइनली जाकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने के लिए आए अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और कुछ अदर पार्टीज थी, इन लोगों ने मिलकर जाकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आगे बातें करी। अपन आगे पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जर्नी कैसे रही, क्या क्या था, क्या क्या है, ये अपन आगे के। अब यहाँ पर जाकर अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खत्म होता है, अपने को आज़ादी मिल चुकी है। अब आज़ादी के बाद क्या होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे।